बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद उम्मे हबीबा। तो आज मैं हाज़िर हूँ अपनी एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें आज हमने एक और ग्लैंड को कवर करना है। तो आज जिस ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ना है वो हमारे पास है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड के हमारे पास दो पेयर्स होते हैं। दो पेयर्स का मतलब होता है 4 लोब्स होते हैं, ठीक है। दो हमारे पास पेयर्स होते हैं, ये भी बिल्कुल स्मॉल होते हैं। शेप जो है इनकी ओवल होती है, यानी कि बेज़वी अंडे की तरह की होती है। और इनका जो तकरीबन साइज़ होता है वो एक पी साइज़ के होते हैं, मतलब कि छोटा सा, जैसे हम कहते हैं मटर है, उतने साइज़ का होता है हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड। और इसकी लोकेशन क्या है कि ये कहाँ पे मौजूद होता है, एम्बेडेड इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड के। जब मैंने आपको बताया था कि लैरिंक्स के नीचे थायराइड ग्लैंड मौजूद है, तो थायराइड ग्लैंड के पिछले हिस्से में, मतलब बैक साइड पे 4 लोब्स मौजूद होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के, जो उसके साथ में ही अटैच्ड होते हैं, धंसे हुए होते हैं। तो ये जो है हमारे पास हार्मोन, यहाँ पे मैंने लिखना था, तो इससे सिर्फ़ और सिर्फ एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसका नाम हमारे पास है पैराथॉर्मोन, ठीक है। पैराथायराइड से सिर्फ एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम पैराथॉर्मोन कहते हैं। पैराथॉर्मोन का फंक्शन ये होता है कि कैल्शियम लेवल, वो कैल्शियम लेकर आता है फ्रॉम द बोन्स टू ब्लड। जो हड्डियों में कैल्शियम मौजूद है उस कैल्शियम को ब्लड में लेकर आता है, क्योंकि हड्डियों में भी कैल्शियम की एक स्पेसिफ़िक मकदार का होना ज़रूरी है, और ब्लड के अंदर भी कैल्शियम की एक स्पेसिफ़िक मकदार का या कंसंट्रेशन का होना ज़रूरी है। तो ये जो हार्मोन है ये बैलेंस करता है कैल्शियम को। जैसे हमने लास्ट भी पढ़ा था कैल्सिटोनिन, उसका फंक्शन हमने देखा था कि वो ब्लड से बोन्स को कैल्शियम देता था। ये बिल्कुल उसका अपोजिट है, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एंटागोनिस्टिक, ठीक है। और ये क्या करता है, ये वापस क्या करता है, बोन्स से लेता है कैल्शियम और ब्लड को देता है, क्योंकि दोनों में जो है कैल्शियम की एक कंसंट्रेशन जो स्पेसिफिक है होना ज़रूरी है। तो इसका फंक्शन क्या है कि ये बोन्स से कैल्शियम को लेता है और कैल्शियम किसको देता है, ब्लड को देता है। तो कॉमन सी बात है, सेक्रीशन इसकी कब होगी या इनहिबिशन इसकी कब होगी। अब इसका काम है हड्डी से कैल्शियम को लेना और खून को देना। तो ये किस टाइम रिलीज़ होगा, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होगी, ठीक है। कैल्शियम लेवल जब ब्लड के अंदर कम होगा तो इसका काम है कि बोन से लेके ब्लड को देना, तब ये रिलीज़ होगा और बोन से कैल्शियम को लेगा और ब्लड को देगा। और इसकी इनहिबिशन क्या होती है, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, कि अब इतनी मकदार जो उसकी नॉर्मल मकदार है उससे भी जब ज़्यादा हो जाता है, या जब तकरीबन नॉर्मल मकदार में आ जाता है कैल्शियम ब्लड के अंदर, तब इसकी सेक्रीशन कम होती है, ताकि ये मज़ीद जो कैल्शियम है वो हड्डियों से ना निकाले और ब्लड को ना दे, जब वो अपनी स्पेसिफ़िक कंसंट्रेशन तक पहुंच जाता है। तो ये इसकी सेक्रीशन और इनहिबिशन थी। अब इससे रिलेटेड क्या डिसऑर्डर्स हैं, अगर हमारे पास पैराथॉर्मोन की कमी हो जाती है। पैराथॉर्मोन का काम क्या है कि इसने कैल्शियम देना है ब्लड को। तो जब पैराथॉर्मोन कम होगा तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो ब्लड को कैल्शियम प्रोवाइड कर सके। तो नॉर्मल सी बात है कि खून के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, ड्रॉप इन ब्लड कैल्शियम लेवल, जिससे हमारे पास मस्कुलर टेटनी हो सकती है। मस्कुलर टेटनी क्या है कि ऐसी कंडीशन के जब हमें नहीं पता होता, हमारे मसल्स खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, मतलब अचानक से ही मसल कॉन्ट्रैक्शन हमें फ़ील होती है। ये चीज़ इनवॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती। इसको हम मस्कुलर टेटनी बोलते हैं, कि हमारे मसल्स में खुद ब खुद ही कॉन्ट्रैक्शंस होना शुरू हो जाती हैं। डिटेल में अगर हम इस डिसीज़ को पढ़ें तो वो और चीज़ है, लेकिन अगर हमने यहाँ पर सिर्फ देखा है कि क्या रीज़न है, मतलब अगर पैराथॉर्मोन कम होता है तो उससे हमें क्या डिजीज़ हो सकती है। ब्लड में जब कैल्शियम की कमी होती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारे मसल्स के ऊपर, और हमारे मसल्स में इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस हमें फील होती हैं। एक्सेस, अगर पैराथॉर्मोन एक्सेस में है तो हमें क्या हो सकता है, अब उसका काम है ब्लड को कैल्शियम देना। ये एक्सेस में होगा, इसका मतलब है खून में कैल्शियम की मकदार ज़्यादा हो जाएगी। जब खून में कैल्शियम की मकदार ज़्यादा होगी तो ऐसे ही तो ये खून में कैल्शियम की मकदार को नहीं बढ़ाता, हड्डियों से कैल्शियम को लेता है और ब्लड को देता है ना। तो अगर ये हार्मोन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हड्डियों से खून को कैल्शियम को निकालेगा और खून को कैल्शियम देगा। तो इससे इफेक्ट क्या होगा कि हड्डियों में मिनरल्स की कमी हो जाएगी। यहाँ पे डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, क्योंकि ये बोन्स से निकाल रहा है ना कैल्शियम, बोन से निकाल के खून को देगा, चाहे खून मतलब उससे ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि ये हार्मोन तो एक्सेस में, और इसका फंक्शन भी यही है
ये ब्लड को कैल्शियम ये प्रोवाइड करेगा। तो इनडायरेक्टली होता क्या है कि बोन्स के अंदर डीमिनरलाइजेशन होती है, जिस डिजीज़ को हम कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स मतलब कि जो हमारी बोन्स हैं, एक तो उनमें पेन स्टार्ट हो सकता है, दूसरा क्या है कि उनकी पुअर ग्रोथ होती है, हड्डियों की सही तरह से ग्रोथ नहीं हो पाती। पहला इसका एक्सेस का हमारे पास नुकसान है, और दूसरा हमारे पास है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन किस तरह से, क्योंकि अगर ये ज़्यादा है तो खून के अंदर कैल्शियम ज़्यादा है, और जब खून के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होती है तो वो कैल्शियम क्या होती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, जिससे वो स्टोन बना देती है किडनी के अंदर। ठीक है, कैल्शियम 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 बहुत सारी कैल्शियम मिलके कैल्शियम का स्टोन बन जाता है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है किडनी स्टोन्स में। ठीक है, ये स्टोन क्या होता है, किडनी स्टोन में पहुंच जाता है या किडनी स्टोन में बन जाता है, क्योंकि हमें पता है ना, ब्लड जो फिल्टर होता है वो भी तो किडनी में ही फिल्टर होता है। तो जब वहाँ से ब्लड फिल्टर होगा तो ब्लड में से जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी कैल्शियम की, जिसमें जितनी ब्लड को नॉर्मल से भी ज़्यादा कैल्शियम होगी ना, अगर ये एक्सेस में है, तो वो जो एक्सेस वाली कैल्शियम है वो किडनी के अंदर स्टोन बना देगी। और ये दोनों कंडीशंस, चाहे वो रिकेट्स है चाहे वो किडनी स्टोन है, ये फैटल भी हो सकती हैं अगर जो पैराथॉर्मोन है बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमने जो है एक हार्मोन को कवर किया है, एक ग्लैंड को कवर किया है, पैराथायराइड ग्लैंड को, और उसका सिर्फ एक हार्मोन था, क्या उसका फंक्शन था, क्या उसके लेग से रिलेटेड डिसऑर्डर्स थी, और क्या उसके एक्सेस से रिलेटेड डिसऑर्डर्स थी, ये हमने देखा है। नेक्स्ट हमारे पास है गट। गट को हम ऐसे मतलब कि ग्लैंड नहीं कह सकते, लेकिन ये एंडोक्राइन टिश्यू के तौर पे काम करती है। ठीक है, गट को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, हम इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक भी बोलते हैं। हमारी गट इसकी क्या लोकेशन है अगर हमसे बात की जाए तो फ्रॉम द माउथ, मुंह से एनस तक जितनी भी हमारी ये ट्यूब्स हैं, उसमें हमारे पास इंटेस्टाइन आ जाती है, एसोफेगस आ जाता है, किडनी आ जाती है, ये सारा हिस्सा हमारे पास गट है। ठीक है, तो ये हमारे पास गट है। गट से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फर्स्ट वन इज़ गैस्ट्रिन, अनदर वन इज़ सेक्रेटिन। इनकी क्या क्या फंक्शनिंग है हम उनको देखते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन पैदा कहाँ से होता है? गैस्ट्रिन इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द म्यूकोसा ऑफ पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक। अब पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक क्या है? ठीक है, हमारा जो मैदा है ना, अब मैदा जैसे ही ख़त्म होता है हमारे पास इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। तो मैदा और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान का जो पोर्शन है, थोड़ा सा ही पोर्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं? पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक। ठीक है, बिल्कुल एंड वाला पोर्शन। उस पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक के अंदर जो म्यूकोसा की लेयर होती है, वाटर टाइप जो लेयर होती है म्यूकोसा की, हम उसको लेयर कहते हैं, वहाँ से गैस्ट्रिन पैदा होता है। ठीक है, पैदा तो होता है, लेकिन कब पैदा होता है? जब मैदे के अंदर प्रोटीन वाली फूड आती है। वैसे तो हर फूड जैसे हम लोग खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन होती ही है, यानी जैसे ही कोई फूड स्टमक के अंदर आती है तब क्या होता है कि जो म्यूकोसा है, पाइलोरिक रीजन का म्यूकोसा, वो क्या करता है? गैस्ट्रिन रिलीज़ करता है। अब उस गैस्ट्रिन का काम ये होता है कि वो पूरे स्टमक को मैसेज देता है कि फूड आ चुकी है, अब आप गैस्ट्रिक जूस पैदा करें। गैस्ट्रिक जूस क्या है कि स्टमक से जितने भी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, वो वाटर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो गैस्ट्रिन का काम है कि वो स्टमक को एक्टिवेट करता है कि फूड आ चुकी है, अब आपने गैस्ट्रिक जूस पैदा करना है ताकि उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट किया जा सके। और वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है? म्यूकोसा ऑफ पाइलोरिक रीजन, जो लास्ट रीजन होता है स्टमक का, उसके म्यूकोसा से रिलीज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो हार्मोन है वो हमारे पास है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन कहाँ से पैदा होता है? सेक्रेटिन इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम क्या है? इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, वो रिलीज़ हो रहा था स्टमक के लास्ट पार्ट से, और सेक्रेटिन रिलीज़ होता है इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट से। जैसे कि इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, हमें पता है, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम। तो जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडिनम से सेक्रेटिन प्रोड्यूस होता है। अब कैसे प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस होता है, लेकिन किस टाइम? जब एसिडिक फूड आती है फ्रॉम द स्टमक, क्योंकि स्टमक में प्रोटीन की जितनी डाइजेशन होनी थी, कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की, वो हो चुकी होती है। बाकी जो खुराक होती है वो एसिडिक खुराक आती है। जैसे ही एसिडिक खुराक ड्यूडिनम की लाइनिंग को टच होती है, ठीक है, उसको टच होती है, उसी टाइम जो है ड्यूडिनम सेक्रेटिन पैदा करना शुरू कर देता है। और सेक्रेटिन के 2 मेन फंक्शंस होते हैं हमारे पास। इसका पहला फंक्शन है कि ये पेनक्रियाज को मैसेज देता है कि एसिडिक फूड आ गई है, आप पेनक्रियाटिक जूस पैदा करें। पेनक्रियाटिक जूस से का मतलब है पेनक्रियाज के जितने भी हार्मोन्स हैं हम उनको कलेक्टिवली पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और दूसरा वो लिवर को भी एक्टिवेट करता है कि आपने जो है बाइल रिलीज़ करना है। अब वो बाइल
कब रिलीज़ करना है, कितना रिलीज़ करना है, ये भी सेक्रेटन के ही कंट्रोल में होता है। जैसे कि पेनक्रियास के ने कितना पेनक्रियाटिक जूस पैदा करना है और किस टाइम पैदा करना है, ये सेक्रेटन के कंट्रोल में होता है। और सेक्रेटन ये चीज़ें कब पैदा करता है, जब एसिडिक फूड टच करती है ड्यूडेनम की लाइनिंग को। तो यहाँ पे हमने जो है हमने गट को कवर किया है, मतलब कि गट कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ कर सकती है उनको कवर किया, क्योंकि गट समटाइम्स जो है, बल्कि हमेशा ही एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट करती है। तो इससे भी 2 हार्मोन्स ही रिलीज़ होते थे जिनकी हमने एक्टिवेशन को पढ़ा है और उनके जो हमने फंक्शंस हैं उनको कवर किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने में या नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस बनानी है उनमें मुझे मज़ा आए। मेरी वीडियोस पे व्यू फिर भी कुछ आ जाते हैं, लेकिन मेरे चैनल को अभी तक बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया। तो आप सबसे उम्मीद है कि जो लोग देख रहे हैं वो मेरी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, मेरी वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे ताकि मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।